हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पर हम डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं अपने आसपास की दुनिया को समझने में। It investigates mental processes involved in acquisition, storage, and transformation of information received from the environment. For example, attention, perception, memory. मेमोरी की हेल्प से ही हम किसी इन्फॉर्मेशन को जो हमारे माइंड में रजिस्टर हो चुकी होती है उसको रिकॉल करते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो थ्योरी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है कि उसमें बताया गया है कि बच्चा किस तरीके से अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है साइकोलॉजी की। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाएगी। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच of the developmental psychology and it is developmental psychology। इसमें स्टडी किया जाता है कि हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है जो कि बहुत ही वास्ट है वो किस किस डोमेन को टच करता है और वो ऑलमोस्ट हर डोमेन को टच करता है। उसमें हमारी सोसाइटी भी आएगी, एनवायरनमेंट भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगी, उसमें हम अपना हिस्ट्री को भी देखेंगे। तो बहुत सारी जो एरिया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का वो बहुत वास्ट है। इट स्टडीज़ द फिज़िकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर अ लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। इट्स मेन फोकस इज़ ऑन हाउ वी बिकम वॉट वी आर। जो पूरी प्रोसेस है, आप समझिए, जो इवोल्यूशन इवोल्यूशन की प्रोसेस है उसको एक तरीके से इसमें स्टडी किया जाता है। तो इसका जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हर ब्रांच को टच करते हुए निकलती है। इसमें हम सोसाइटी के बारे में भी पढ़ेंगे, फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट जो एरिया है उससे डील करते हैं। नेक्स्ट इज़ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी जैसे कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेन फोकस होगा सोसाइटी के ऊपर। यहाँ पर जो मेन फोकस है इट इज़ ऑन सोसाइटी। It explores how people are affected by their social environment, how people think about and influence others। जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर सोशल एनिमल्स, वी आर सोशल बींग्स। इसलिए हम आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, हम सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और वो सोसाइटी हमसे ही बनती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है कि सोसाइटी का हमारे ऊपर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है या फिर हम सोसाइटी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडोलेसेंस में बात की जाती है पीयर प्रेशर की, पीयर ग्रुप प्रेशर की, कि पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। आपको अपने पीयर ग्रुप में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, कन्फर्मिटी चाहिए होती है, आपको ओबीडियंस फॉलो करना होता है। तो वो सारी बातें इसमें हम स्टडी करेंगे।
मेन टॉपिक्स आर एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके से डेवलप होता है, कंफर्मिटी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कंफर्मिटी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इंटरपर्सनल रिलेशंस। सॉरी, यहाँ पर ये मिस्टेक है, अट्रैक्शन नहीं है ये, इट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशन। ये इंटरपर्सनल रिलेशन की यहाँ पर बात की गई है। हेल्पफुल बिहेवियर, एग्रेशन, ये सब किस तरीके से अफेक्ट होता है या किस तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट ट्रेट्स जो है उन्हें एक्वायर किया जाता है, और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनालिटी पर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोशल साइकोलॉजी में डिटेल से स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज़ क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। कल्चर इज़ बेसिकली, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज़, जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर इज़ बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। तो कल्चर का हमारे बिहेवियर पर, हमारी थॉट पर, हमारे इमोशंस पर, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर किस तरीके से असर पड़ता है, वो हम क्रॉस कल्चरल या फिर कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। कल्चरल साइकोलॉजी में किसी एक डेफिनेट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्रॉस कल्चर के अलग अलग कल्चर्स को हम कंपेयर करेंगे और देन उनकी स्टडी करेंगे। तो बिहेवियर को कभी भी हम आइसोलेशन में स्टडी नहीं करते हैं, हमेशा उसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है। और जो सोसाइटी है वो हमसे ही मिलकर बनती है, तो वी आर ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। वी नॉट ओनली इन्फ्लुएंस इट, बट वी आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर और सोसाइटी। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का यहाँ पर हमारा इसमें मेन फोकस है एनवायरनमेंट के ऊपर, कि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी होती है, ऐसे ही एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी होती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम जीन्स के बारे में, हमारी जो बायोलॉजी है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट में कि एनवायरनमेंट का असर हमारी साइकोलॉजी के ऊपर किस तरीके से पड़ता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे फिज़िकल फैक्टर्स है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पोल्यूशन है, नेचुरल डिज़ास्टर है, इन सब का ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं वहाँ पर जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी पूरे साल बहुत ज़्यादा रहती है, बारिश बहुत ज़्यादा आती है, पूरे साल गर्मी बहुत रहती है। तो जो कंट्रीज़ इक्वेटोरियल रीजन के आसपास है वहाँ पर वर्क एफिशिएंसी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ विच फॉल इन टेम्परेट रीजन। तो ये फिज़िकल एनवायरनमेंट का साइकोलॉजी के ऊपर असर होता है, और इसी से रिलेटेड कंटेंट को इसके अंदर स्टडी किया जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, द इमोशनल स्टेट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड। जो हमारा एरिया है, सपोज़ जहाँ पर आप बैठकर स्टडी करते हो, जो रूम है उसमें सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों का हमारी स्टडी पर, हमारे माइंड पर, हमारी साइकोलॉजी पर बहुत अफेक्ट होता है। जिस दिन मौसम अच्छा होता है तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं बिना किसी रीज़न के। तो एनवायरनमेंट का हमारी साइकोलॉजी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और इस सब, ये बहुत ही बेसिक बात है, इससे हम सब खुद को रिलेट कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हमारा मेन फोकस है, जो हम स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में डिटेल से, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। इट स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। एजुकेशन किसी एक स्मॉल एज ग्रुप के लिए तो नहीं है, एजुकेशन पूरी ज़िंदगी भर चलने वाली एक प्रोसेस है।
हम पूरे लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस लर्न, इसका मेन फोकस है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है इन डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स इन मटेरियल टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग्स। तो इसमें वो लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो तो ऑफ कोर्स पूरा आप समझ सकते हो उससे जुड़े ही हुए हैं। इसमें स्कूल साइकोलॉजी जो है वो एक डोमेन है एजुकेशनल साइकोलॉजी की ही। जो स्कूल साइकोलॉजी है, स्कूल साइकोलॉजी एक डोमेन है एजुकेशनल साइकोलॉजी की। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली हेल्प इन डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शनल मेथड को डेवलप करने में, टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग्स। जैसे हम इसमें बात करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में, या फिर हम इसमें बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में जो कि जीन पियाजे की है, वाइगॉट्स्की की है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे बच्चा जो है वो एक एक्टिव लर्नर होता है, वो पैसिव नहीं होता है। जब वो स्कूल आता है उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो एम्प्टी स्लेट होता है जब वो स्कूल में आता है। तो किस तरीके से कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाए, टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर रहे या उसकी जो उसका जो रोल है वो अथॉरिटेरियन रहे, इन सब बातों के बारे में इसमें डिटेल से स्टडी किया जाएगा। रिलेटेड फील्ड इज स्कूल साइकोलॉजी, इसके बारे में हमने बात कर ली है। मेन टॉपिक्स आर लर्निंग, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन एंड इमोशन। और यहीं से ही इसी सेक्शन में से जो पेपर है, पेपर से यहाँ पर मेरा मतलब है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो टीचिंग के एग्ज़ाम है, इसमें जो साइकोलॉजी आती है बेसिकली वो यहीं से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी को हम आने वाली क्लासेस में डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी की अगर हम बात ना करें और अगर हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात कर ले तो वो एक अधूरी बात रहेगी। काउंसलिंग छोटी छोटी बातों को लेकर आज के टाइम में लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। हमारे पास फ्रेंड सर्कल नहीं होता है बात करने के लिए, या हमें ये लगता है कि कोई हमारी बात को समझ नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी बातों को शेयर करना बंद कर देते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। जिनके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों को स्ट्रेस बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं उन प्रॉब्लम्स को डील करने में जो वो अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, जिससे उनको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको ट्रीट किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। काउंसलिंग जो है, आपको पता है कि स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं। बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उनके स्ट्रेस को डील करने के लिए स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं जिनके पास बच्चे जाकर अपनी बातें कर सकते हैं। तो काउंसलर जो है उसका रोल इन कंपैरिजन टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा कम है। मतलब अगर लेस सीरियस क्लाइंट्स हैं तो हम उनको काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर मैटर इज़ वेरी मच सीरियस तो हम उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ही सजेस्ट करेंगे। इट एम्स टू इम्प्रूव एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डेली लिविंग एंड कोप मोर इफेक्टिवली विथ चैलेंजिंग सिचुएशन। लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते ही रहते हैं। एक चैलेंज आपने पूरा किया, आपने कुछ टारगेट अकम्प्लिश किया, फिर आप अपने लिए नया टारगेट सेट करते हो। तो ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो चैलेंजिंग सिचुएशंस को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। और जब हम आप एवरीडे में साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबको यही लगता है कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है।
बहुत कॉमन है। मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम एक बहुत बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जो कि कई बार हमें समझ नहीं आता है। लास्ट में हम जो ये वाली स्लाइड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। येस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास डिग्री होती है साइकोलॉजी में, उनके पास डिग्री होती है साइकोलॉजी में, एंड दे हैव इंटेंसिव एक्सपीरियंस इन ट्रीटिंग पीपल विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आपको इस बात का ध्यान करना है, एक चीज़ दोनों में कॉमन है, इनमें भी और इनमें भी। वो चीज़ कॉमन ये है कि दे बोथ ट्रीट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये दोनों ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। दोनों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास एक डिग्री होती है साइकोलॉजी में, और उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग होती है टू इन ट्रीटिंग पीपल विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, ट्रीटिंग है। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ट्रीटिंग, ट्रीटिंग पीपल विथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। लेकिन जो साइकाइट्रिस्ट है उसके पास एक मेडिकल डिग्री होती है। मेडिकल डिग्री होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है डिग्री उसके पास भी होती है, लेकिन वो मेडिकल डिग्री नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं उनके पास मेडिकल डिग्री होती है। क्योंकि उनके पास मेडिकल डिग्री होती है, सो दे कैन प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स। साइकाइट्रिस्ट कैन प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स, बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स बिकॉज दे डोंट हैव मेडिकल डिग्री। तो ये दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम कई बार खुद भी कंफ्यूज रहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज की क्लास में हमने जिन भी टॉपिक्स के बारे में बात की है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम अपकमिंग क्लासेस में बात करेंगे कुछ न्यू एडिशन के बारे में। अब हमने जो बेसिक है साइकोलॉजी का वो एकदम कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा मेन फोकस रहेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिटेल में स्टडी करने में, जिससे कि पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वही हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।